हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 7 फरवरी 2023। आज के इस न्यूज़ में हम जो सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया हुआ है, वो हम देखेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a, ठीक है। Then there is one judgment related with this which was rendered on 3rd January 2023. That judgment is also important from the freedom of speech point of view. वहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है, जो आर्टिकल 12 से जो फ्लो होता है, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड किया है। वो क्या है वो हम उस आर्टिकल में अच्छे से पढ़ेंगे। अब आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन विलेज डिफेंस कमिटी या गार्ड्स। विलेज डिफेंस गार्ड्स, तो ये जो स्कीम है ये पहले भी जम्मू रीजन में चलता था, ठीक है। विलेज डिफेंस कमिटी तब कहते थे, अब इनका नाम हो जाएगा विलेज डिफेंस गार्ड। इस स्कीम के बारे में भी हम एडिटोरियल में पढ़ेंगे अच्छे से आज। ओके, आफ्टर दैट वी विल आल्सो हैव अ लुक एट मगनरेगा। अगेन एन आर्टिकल हैज कम, सो इट विल बी अ रिवीजन फॉर यू फॉर द मगनरेगा। एंड देन डीप फेक वॉइसेस, द डीप वॉइस फेक जो कहते हैं, हम आज इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम टिप्रा लैंड, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टिप्रा लैंड, ठीक है। तो ये टिप्रा लैंड क्या है? तो टिप्रा मोटा मोटा करके एक ये जो पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट हुआ है, दे आर डिमांडिंग द टिप्रा लैंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यूज फ्रॉम टिप्रा लैंड, अंडरस्टैंडिंग द टिप्रा लैंड। सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। तो यू हैव त्रिपुरा, ठीक है। अब त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है विच इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो 3 साइड से बांग्लादेश से सराउंडेड है, ठीक है। सो यू हैव बांग्लादेश, ओके, हियर, 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 ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिजोरम है और ऊपर असम है, ठीक है। नाउ त्रिपुरा में जो हम बात कर रहे हैं वो हम ट्राइबल एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो त्रिपुरा लैंड का जो डिमांड है, ठीक है ना, इट इज अबाउट द इंडिजीनियस इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा। ये एक सेपरेट स्टेटहुड का डिमांड है, कंप्राइजिंग ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरा। तो ऐसा एक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 साइड से ये त्रिपुरा से बांग्लादेश से सराउंडेड है। तो 1947 से लेके 1971 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है विच हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू त्रिपुरा, इट हैज़ इंक्रीज्ड। तो जो त्रिपुरा का जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है वो जो है वो करीब करीब 61% से 33% पे आ चुका है, ठीक है। गॉट इट? तो इसको आप कह रहे हैं कि इसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ डेमोग्राफिक चेंज। ओके, ये डेमोग्राफिक जो है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द पीपल हु हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश टू त्रिपुरा। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जो ये पार्टी है त्रिपुरा, त्रिपुरा लैंड मोहटा, they are demanding separate state, okay, called as Tripura land, consisting of indigenous population of Tripura, comprising of tribal areas of Tripura, ठीक है। Okay, now the next is earthquake in Turkey. So earthquake in Turkey and Syria killed 22,600. Okay, ये जो इंटेंसिटी था earthquake का, it was 7.8 मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे दैट द इनिशियल क्वेक वाज फॉलोड बाय डजन्स ऑफ आफ्टर शॉक्स। तो एक बार अर्थक्वेक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक को जो इंटेंसिटी जो हम मेजर करते हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, दैट इज बेस्ड ऑन रिक्टर स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल जो होता है वो लॉगरिथमिक स्केल होता है, ठीक, लॉगरिथमिक स्केल। इसका मतलब ऐसे है कि अगर मान लो कि कहीं पे 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और कहीं पे 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि इट इज़ अ इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट, बट लॉगरिथमिक स्केल के टर्म में इट विल बी 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, ठीक है ना, 10 टाइम्स। ये लॉगरिथमिक स्केल इस तरीके से कुछ फंक्शन करता है, लॉग विद द बेस ऑफ 10, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे 10⁻⁷ है, सो इट विल बिकम 7, लॉग 10 10, तो लॉग 10 1 हो जाता है, तो ये 7 हो जाता है। अगर ये 10⁶ है तो ये लॉगरिथमिक स्केल पे कुछ इस तरीके से होगा, एंड इट विल बिकम 6 इंटू लॉग 10 इक्वल टू 6। तो जो आप फर्क देखोगे वो अगर 6 मैग्नीट्यूड का है, अगर रिचर स्केल पे द मैग्नीट्यूड इज 6, इट मीन्स 10⁶
is the intensity of the earthquake or the energy released. अगर 7 है it means 10�7, तो it means 10 times increase. So earthquake intensity it is measured by Richter scale. Okay. उसके बाद earthquake में अगर आप देखेंगे तो there are two concepts, hypocenter and epicenter. ठीक, तो इसको हम कैसे लेते हैं, सपोज there is a fault, okay, and earthquake has occurred here inside the earth. Okay, this is the earth surface. ये आपका अर्थ सरफेस है. Fine. So if the earthquake has occurred here, okay, so this will be called as focus or hypocenter. Focus या hypocenter. ठीक, and the area just above the focus on the surface of the earth, it will be called as epicenter. It will be called as epicenter. Okay. उसके बाद जब earthquake होता है तो जो वेव जो एनर्जी है वो वेव्स फॉर्म में ट्रैवल करती है. तो इसमें जो वेव्स होते हैं वो दो टाइप के वेव्स होते हैं. वी कॉल इट सिस्मिक वेव्स, सॉरी वी कॉल इट एज सिस्मिक वेव्स. तो जो सिस्मिक वेव्स होते हैं, if you will see, so it is body waves and surface waves. ठीक है, तो बॉडी वेव्स जो हैं वो रिलीज होती हैं यहाँ से, फोकस से. ठीक, तो दे आर टू टाइप्स, पी प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स. और surface waves में, like surface waves means when body waves, when they interact with the surface of the earth, they give rise to surface waves. One of the example is Rayleigh waves. अब हम देखिए यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट पे आते हैं. ग्रीन बॉन्ड. ओके, सो इंदौर हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द इंडिया टू इशू द पब्लिक इशू ऑफ ग्रीन बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप वन लाइनर की तरह आप देख सकते हो. दैट इंदौर हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू इशू पब्लिक इशू ऑफ और टू लॉन्च द पब्लिक इशू ऑफ ग्रीन बॉन्ड. सो व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स? ग्रीन बॉन्ड्स, these are the bonds which are launched to generate money for investment in infrastructure, in the green infrastructure. Okay, that is called as green bond. The next is Hillary announces Global Climate Resilience Fund. तो यहाँ पर आप देखेंगे former US Secretary of State Hillary Clinton, she has announced Global Climate Resilience Fund of $50 million for women to fight climate change. ठीक है, हिलैरी क्लिंटन के बारे में हमने कल भी न्यूज़ पढ़ा था that she was on visit in Ahmedabad to paying a tribute to Seva founder, okay, Ela Bhatt. So now she has also launched the Global Climate Resilience Fund. The fund will empower women and communities to fight climate change and help provide new livelihood resources and education. Okay. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेवा, ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इट वाज लॉन्च्ड बाय इला भट्ट व्हिच पास्ड अवे इन नवंबर 2022 इन अहमदाबाद. नाउ देयर इज वन मोर न्यूज. ग्रीन एनर्जी स्टेट हिमाचल चीफ मिनिस्टर मीट्स वर्ल्ड बैंक टीम. तो हिमाचल प्रदेश जो है इट इज एमिंग फॉर बिकमिंग द ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द ईयर 2025. ठीक है, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है इट हैज इंडिकेटेड दैट इट इज कीन ऑन ग्रीन रेजिलिएंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द स्टेट विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2500 करोड़. ठीक है, तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ही हेल्ड अ मीटिंग विद द टीम ऑफ वर्ल्ड बैंक to deliberate on measures to be adopted to achieve the target of green energy state by 2025. तो आप देख सकते हैं environment related हमने दो चीजें कर ली, एक तो ये green energy for हिमाचल प्रदेश and Indore becoming the first city in the country to launch public issue of green bonds. Now coming to the freedom of speech and then adolescent India. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा आर्टिकल है it is very important article for today एंड स्पेशली फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स. यहाँ पे जो हिस्ट्री है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हिस्ट्री है इंडिया में वो उसका पूरा एक सर्वे दिया हुआ है. साथ साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न आउटलुक
for the freedom of speech and Indian outlook over the freedom of speech has been outlined in this article. Okay, and apart from that, लास्ट में एक important judgment की बात हुई है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस, जिसका जजमेंट जनवरी 3 2023 को आया है. उसमें एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पे देखिए, जो एडोलेसेंट इंडिया है इसको पहले हम समझते हैं, तभी ये आर्टिकल हमको समझ में आएगा. सो देखिए, यहाँ पे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स किया 26 जनवरी से लेके 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया. दैट इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. ठीक है, पहले तो एक इन्फेंसी स्टेज था इंडिया का. ठीक, तो यहाँ पे जो था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके इंटरप्रिटेशंस में एक्सेप्शंस को ज़्यादा महत्व दिया गया. ठीक है, मोर देन द रूल. उसके बाद अब आया है एडोलेसेंट स्टेज. ठीक, एडोलेसेंट स्टेज में जहाँ की यहाँ पे अब नाउ दे आर डिस्कसिंग कि एडोलेसेंट स्टेज में क्या होना चाहिए था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो आउटलुक है वो ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए था इंडिया में, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देयर इज मजलिंग ऑफ अनपॉपुलर ओपिनियंस, ओके, बाय वेरियस थ्रू मॉब पावर, सोशल मीडिया बैकआउट्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये पूरा एक ट्रेंड बता रहा है ये आर्टिकल. तो हम इस आर्टिकल को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे. सो सी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशन, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशन, टॉकवेली थिंकर है, ही डिफाइंस द मैच्योरिटी ऑफ अ नेशन एज द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू एक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द फेस ऑफ सोशल फ्लक्स. मतलब तो वो कहते हैं कि हम एक नेशन को तब मैच्योर मानेंगे, ठीक है, जब वहाँ के लोगों के पास इतनी कैपेसिटी हो जाए कि वो जब सोशल फ्लक्स मतलब जब सोसाइटी में चेंज हो रहा हो तो वो ऐसे सिचुएशन में भी रेस्पॉन्सिबली एक्ट करें. ठीक है, अगर आप देखेंगे द सेकेंड पैराग्राफ सेज दैट with the rapid growth in national power along with unbridled freedom of economic power has given Indians something that our predecessors never had. वो कहते हैं कि आज जो हम इंडिया को देख रहे हैं ये 1947 का इंडिया नहीं है. इंडिया काफ़ी डेवलप कर चुका है इकोनॉमिकली. ये जो इकोनॉमिक पावर था, ठीक है, ये 1947 में एग्जिस्ट नहीं करता था. ठीक, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि सो हैज़ इंडिया बिहेव्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइट ऑफ ऑल दिस. ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या इंडिया के जो लोग हैं वो रेस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, या कि मतलब क्या हम इंडिया को मैच्योर नेशन मान सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट टॉकवेली हैज सेड. तो वो एक क्वेश्चन लेते हैं दैट इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो अगर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) में डिफाइंड हुआ है. तो अगर आप देखेंगे दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट इंडिया पोजेसेस दिस फ्रीडम बट मेक्स इट सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. तो जैसे कि अगर आप देखेंगे फ्रीडम, ठीक है ना, तो आर्टिकल 19(1) इट गिव्स राइट टू फ्रीडम. 19(1)(a) इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 19(2) में देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम. ओके, दिस रिस्ट्रिक्शंस आर लाइक इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ वेस्टर्न नोशन. ओके, द रियल फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे वाज प्रोपाउंडेड बाय वोल्टायर एंड रोसियो. तो वो कहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अब इसके हम बैकग्राउंड में जा रहे हैं. तो बैकग्राउंड में क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो एक वेस्टर्न नोशन है. ठीक है, जिसको रोशियो और वोल्टेयर, दे आर द फ्रेंच थिंकर्स, इन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था. तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इंडिया में क्या थिंकिंग रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके. ठीक है, सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, who was the chairman of the drafting committee of the constitution, he has said that as to freedom of speech it exists, but it exists for only those who are in the favor of the social order. मतलब कहने की अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री से थोड़ा अलग है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके जो सेंस है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक ही एग्जिस्ट कर रहा है जब तक आप सोशल ऑर्डर के फेवर में बोल रहे हो, उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हो. अगर जैसे ही आपने अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं. सो ही सेज दैट फ्रीडम इज नॉट द फ्रीडम ऑफ लिबरलिज्म व्हिच वाज एक्सप्रेस्ड बाय वोल्टायर व्हेन ही सेड दैट आई होल्डली डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से एंड आई विल डिफेंड टू द ड्रीम योर राइट टू द डेथ योर राइट टू से. मतलब यहाँ पे वोल्टायर कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जैक्टली क्या है, दैट अ पर्सन मे डिसएग्री विद अनदर पर्सन्स ओपिनियन बट he will protect the right of freedom of speech and expression of that person even if he is saying something opposite
or something which is disagreeable to the person, but that person will defend the right, okay, of that person until his or her death. मतलब कि जैसे x है, take two persons, समझो कि आप हो और आपका friend है, you are x and your friend is y. Your friend has certain opinion which you do not agree, okay, but then also even if you do not agree with y, you will defend the right to freedom of speech and expression of y. That is the western concept of freedom of speech. पर अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही सेज दैट द मोमेंट वाई स्टार्ट्स टॉकिंग अगेंस्ट सोशल ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वाई विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर हम हिस्ट्री भी देखें, ठीक है, देन वी विल सी दैट अ फ्री स्पीच वॉज विद इन स्टेट डिफाइंड बाउंड्रीज, मतलब पास्ट में भी ठीक है ना, लोग जो हैं वो फ्रीली बोलते थे, फ्रीली डायलॉग करते थे, बट विद इन स्टेट डिफाइंड बाउंड्री, वो उस बाउंड्री को पास नहीं करते थे या वो किंग को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। तो ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का, उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट दैट स्पार्क द माइंड्स ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स वाज द फ्रीडम फ्रॉम सच लिमिट्स, मतलब कि जो वेस्टर्न थिंकर्स जो सोचते थे वो यही कहते थे कि जो स्टेट डिफाइंड बाउंड्रीज है उससे भी बाहर है, उससे भी बाहर बोलने का हक है एंड इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, ओके। So see, the right to not just think freely but also to criticize the state is very fundamental to Western notion of democracy. तो यहाँ पर अगर हम देखें, then is the full freedom of thought and expression that has emerged from the West. But अगर हम ब्रिटिश राज की बात करें, they did not tolerate free speech and our thoughts remained manacled until 1947. Then in 1950 हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया and we were free to express ourselves. But if you will see the first 50 years of freedom, okay, so the first 50 years of freedom they were spent in framing the contours of this freedom because India just independent हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गेस्टाल्ट का यहाँ पे मतलब है कि समथिंग which is larger than the sum of its product, ठीक है, that is called as gestalt. So the gestalt of what is freedom exactly was came to be created through a series of judicial decisions which recognized its freedom in a restricted form, defining more by exception than by rule. Fine. तो ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, ओके, जिसको जुडिशरी ने बहुत ज़्यादा डिफाइन किया हुआ है या जुडिशरी के जजमेंट्स ने बहुत ज़्यादा इसको डिफाइन किया हुआ है, दैट इट वाज आल्सो इन अ रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म. Then in 1990s and 2000s, okay, there was unprecedented economic progress, okay, and that there was transition from infancy to adolescence. So who is making this transition from infancy to adolescence? Nation, country, ठीक है, इंडिया. सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या था कि अगर ये एडोलेसेंस, ओके, ये फ्री थॉट को लेके आना चाहिए था क्योंकि अब इंडिया एडोलेसेंट हो गया है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू फ्री थॉट बाय अदर इंडियंस हु डिसएग्री. तो जैसे कि आज हम इंडिया में क्या देख रहे हैं, द मजलिंग ऑफ अनपॉपुलर ओपिनियन इज नाउ डन थ्रू मॉब पावर, एक्शंस फॉर डेफेमेशन, सोशल मीडिया ब्लैकआउट्स एंड वीटोज एंड द लाइक्स. देयर आर ऑलवेज कॉल फॉर बैन एंड बॉयकॉट ऑफ फिल्म्स एंड बुक्स. तो हम अब क्या देख रहे हैं, सी, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर विटनेसिंग इन इंडिया that the freedom of speech is under threat not only vertically, that is not only from the state, but also horizontally, that is from other citizens. तो फ्रीडम ऑफ थॉट जो है वो जब इंडिया इज नाउ एडोलेसेंट, सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि देयर शुड बी एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सपांशन इन द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट ऐसा हुआ नहीं है. अब क्या हो रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पहले तो स्टेट लेड रिस्ट्रिक्शन था, बट अब which is called as vertical restriction, but अब क्या है कि horizontal restrictions भी लग रहे हैं, that is from other citizens. So what is happening here? Free speech is unpopular when it unsettles the existing order. People feel uneasy when someone stands up and says we have been doing things wrong and that things must change. ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर आपने सोशल ऑर्डर के खिलाफ बोल दिया तो that is making the other people feel uncomfortable, right? तो यहाँ पे क्या है कि इंडियंस सीक टू शट डाउन द ओपिनियंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स व्हेन दे फील थ्रेटन्ड बाय इट. द मॉब provided us the comfort and the anonymity to suppress opinions and views that we disagree with. Once all dissenting thought is suppressed, we will find only views that echo our own. अब यहाँ पे
अगर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स जजमेंट इन कौशल किशोर केस डिक्लेयर्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियंस आर एक्सरसाइजेबल नॉट ओनली वर्टिकली बट ऑल्सो हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसका मतलब द सुप्रीम कोर्ट इज नाउ एक्सपैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट इज सेइंग, अगर आप आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स है दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं लाइक आर्टिकल 17 दैट इज abolition of untouchability, article 23 24 related to exploitation and child labor, those are available against the private parties also, but बाकी सारे rights जो हैं they are available against the state, that is vertical। okay, बट यहाँ पे क्या है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को हॉरिजॉन्टली भी ब्रॉडन कर रहा है कि दैट दिस राइट इज अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट सिटीजन और प्राइवेट पीपल। So the question before the court was whether the fundamental rights, including the freedom of speech, can be claimed other than against the state or its instrumentalities। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा है that fundamental rights can be enforced even against persons other than the state and its instrumentalities, मतलब it is also available horizontally। ठीक है, the next is जम्मू विलेज डिफेंस एंड गवर्नेंस। so यहाँ पे विलेज डिफेंस गार्ड को रिवाइव किया गया है, विलेज डिफेंस गार्ड्स, ओके, इन जम्मू रीजन, खास करके स्पेशली आफ्टर डांगरी इंसिडेंट विच हैपेंड इन जम्मू। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे द गवर्नमेंट हैज इशूड इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेशनलाइज वीडीसी विच विल नाउ बी कॉल्ड एज विलेज डिफेंस गार्ड इन अगस्त 2022। तो यहाँ पे जो वीडीजीज हैं दे विल इंस्टिल अ सेंस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, मतलब दे विल you can consider themselves as local protection forces। okay, so if you will see that they are mandated to exercise command and control, they will play crucial role in containing militancy in Jammu division। okay, so VDCs, they are trained to hold the front against militants till the arrival of the security forces, thus proving to be the force multipliers। तो VDCs जिस villages में operational होंगे वो मतलब उस विलेज को मिलिटेंट अटैक से बचाएंगे और तब तक सिक्योर करेंगे उस विलेज को जब तक आर्मी आ नहीं जाती। ओके, बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद वीडीसीज लाइक अब्यूजिंग देयर अथॉरिटी एंड एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि वी कैन focus on improving the management of VDCs। okay, so there needs to be an evolution of hands down command and control mechanism। जैसे कि जो present methodology है that they are under the supervision of superintendent of police which is a top down approach, it is not the ideal arrangement। so there needs to be a good control mechanism to ensure that cadres remain motivated and focused। उसके साथ साथ देखिए ये आर्टिकल जो है लास्ट में ये लिंक बनाता है among VDG एंड लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन दे रहा है कि VDG को जो हम हैं लोकल अथॉरिटीज के अंदर पुट कर सकते हैं। ओके, तो दैट विल जनरेट मोर ट्रस्ट अमंग द पीपल रिलेटेड टू लोकल अथॉरिटीज। तो अगर हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 इट वाज अमेंडेड इन 2020 एंड इट पेव द वे फॉर द सेटिंग अप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट यहाँ पे जो है लोकल लेवल इलेक्शंस हो चुके हैं। ठीक, अगर एक बार बॉडीज जो हैं वो लोकल लेवल पे बन जाती है, ठीक है, सो ड्यू टू सिक्योरिटी सिचुएशन एंड सोशियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज द एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज नेवर मूव बियॉन्ड होल्डिंग इलेक्शंस, दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक। बट द रिवाइवल ऑफ VDCs okay should be used as an opportunity to empower the local bodies। okay, जो VDGs हैं they can provide security so that the local bodies functionaries can do their work, and then panchayats are more suited to understand local dynamics in a conflict zone that change rapidly from one sub region to the other। so they are saying कि एक तो VDGs हो गए, दूसरा लोकल इलेक्शंस। तो लोकल ऑफिशियल्स जो होते हैं वो सिक्योरिटी सिचुएशन को ग्राउंड लेवल पर समझने के लिए ज़्यादा सही होते हैं। ठीक है, सो पंचायत could be entrusted with the task of assisting the local police in an institutionalized manner। This will create advantages such as expanding the stakeholdership of local population in security matters, quality check on the character of VDG cadres during the selection stage, as well as monitoring their activities and having consolidated control by means of oversight and deterrence। So here the author is suggesting कि हम local bodies को strong करके विलेज डिफेंस गार्ड्स की जो कमियां रही हैं उसको भी हम बड़े अच्छे से दूर कर सकते हैं।
उसके बाद कुछ एडवाइस हैं इनके, दैट द VDGs शुड नेवर बी सक्ड इनटू प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस एंड टैक्टिकल ऑपरेशंस and they must remain confined to self-defense and deterrence roles only. Okay, and then entrusting local bodies to manage the VDGs would elicit a positive vibrancy from the population. Now coming to मनरेगा, the demand for MGNREG's work is unmet. तो यहाँ पे अगर हम देखें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इट वाज पास्ड इन ईयर 2005. It aims to provide 100 days of unskilled work. Okay, unskilled work, 100 days of unskilled work demanded by the rural household. ठीक है, इसके अंदर फिर ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर 15 दिन के अंदर जॉब नहीं मिलता है तो जो एप्लीकेंट है, दैट एप्लीकेंट इज एलिजिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो वेज डिसबर्सल है वो भी 15 डेज में हो जाना चाहिए. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स which says कि मनरेगा का जो एलोकेशन है that should be 1.6% of the GDP. That if every rural household which is demanding the work, if they need to get 100 days of work, then that मनरेगा should be 1.6% of the GDP. But इस बजट में 2023-24 के बजट में जो एलोकेशन है it is 60,000 crore. Last time it was 73,000 crore. This time it is 60,000 crore, which is 0.2% of the GDP. उसके साथ साथ में अगर हम देखेंगे, देयर आर वेज पेमेंट पेंडिंग ऑफ ₹15,000 करोड़. अगर हम इसको इन्फ्लेशन में के साथ अगर जोड़ दें, ओके, सो यहाँ पे अगर जो एलोकेशंस फॉर मनरेगा विल बी लेस देन 45,000 करोड़. जैसे कि 60,000 करोड़ में तो 15,000 करोड़ तो पेंडिंग है पिछला पेमेंट, तो उस 60 में से 15 माइनस करोगे तो 45,000 करोड़ हो जाएगा. और फिर इसमें इन्फ्लेशन को ऐड कर देंगे तो जो रियल एलोकेशन है इट विल बी लेस देन 45,000 करोड़. उसके बाद अगर आप देखेंगे, पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी एंड मनरेगा संघर्ष मोर्चा, दे हैव प्रोवाइडेड एन एस्टीमेट कि जो मिनिमम बजट रिक्वायर्ड है मनरेगा के लिए दैट शुड बी एटलीस्ट 2.72 लाख करोड़. ओके, अब जो ये 1.24 लाख करोड़ जो लास्ट ईयर टोटल स्पेंडिंग हुई मनरेगा के ऊपर, it can only generate 40 days of work per household per year. फाइन, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मनरेगा में जो वन ऑफ द रीजंस विच हैज बीन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दे आर सेइंग कि एलोकेशंस इसके लिए कम हो रहे हैं बिकॉज द डिमांड फॉर वर्क इज लेस. द डिमांड फॉर वर्क इज लेस. बट ये पाया गया है इन वेरियस सर्वे कि इवन आफ्टर पेंडेमिक द डिमांड फॉर मनरेगा वर्क इज इंक्रीजिंग. Okay, but due to wage related issues, attendance related issues, okay, people they are not turning up to work and that's why demand is low. Because यहाँ पे ये है कि allocation low है इसके because of demand for work ऐसा नहीं है. ठीक है ना, allocation कम है इसके वजह से demand for work हो नहीं रहा है. Otherwise people are demanding the job under मनरेगा. The next is Pakistan economy crumbles, forex falls, inflation soars. So this is about the Pakistan's economic turmoil. Pakistan is facing is widespread blackouts, runaway inflation, depreciating currency and decreasing foreign exchange reserve. अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में inflation, so in January 2023 retail inflation was up to 48-year high of 27.6%, और urban food inflation was 39% and rural food inflation is 45.2%. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइजेस हैं, जस्ट सी द राइस, ओके, ऑफ 20 kg वीट फ्लोर, इट हैज़ इंक्रीज टू 1,736 रुपीज़. ऑनियन 1 किलो का 231 रुपीज़. मिल्क 1 लीटर का 150 रुपया. एग 1 डजन 285 रुपीज़. सो इफ यू विल सी द एसेंशियल कमोडिटी प्राइजेस दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. राइट, तो एकदम श्रीलंका वाला जो हमने पूरा किया हुआ है एकदम वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हो रही है. साथ साथ में इफ यू विल सी that depreciating currency and dwindling forex reserve, it will make imports costlier again, which will again give rise to inflation in the country. Now coming to voice deep fakes. ठीक है ना, तो what is voice deep fake? It is one that closely mimics a real person's voice. ठीक है, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे और मेरी वॉइस को इमिटेट कर लिया जाए by using the technology. So the voice can accurately replicate tonality, मेरे टोन को, मेरे एक्सेंट को, मेरे कैडेंस को, मेरे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को. ठीक है ना, ये पूरा क्लोन बना लेगा.
तो पीपल आर यूजिंग AI एंड रोबस्ट कंप्यूटिंग पावर टू जनरेट सच वॉइस क्लोन्स और सिंथेटिक वॉइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक इंस्टेंस है कि फ्रॉस्टर्स दे यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मिमिक अ बिजनेस ओनर्स वॉइस, डायरेक्टिंग अ CEO ऑफ अ UK बेस्ड एनर्जी फर्म टू ट्रांसफर $243,000 on to the bank account of Hungarian supplier of the company। डीप वॉइस को यूज करके कि जो रिसीवर था उसको लगा कि CEO बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बिजनेस ओनर बात कर रहे हैं, और CEO को बोला गया कि आप इतना अमाउंट ट्रांसफर कर दो यूजिंग दी वॉइस, फेक वॉइस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 2020 में अ मैनेजर फ्रॉम अ बैंक इन द UAE रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम समवन ही बिलीव्ड वाज अ कंपनी डायरेक्टर। द मैनेजर recognized the voice and authorized a transfer of $35 million. The manager had no idea that the company's director's voice was cloned। तो ऐसे सारी चीज़ें डीप फेक वॉइस करके यूज़ हो रही हैं। देन इफ यू विल सी वॉइस डीप फेक्स, ये फिल्म मेकिंग में भी यूज़ हो रही हैं। रिसेंटली मॉर्गन नेवल्स की एक डॉक्यूमेंट्री थी ऑन एंथनी बॉर्डन, तो यहाँ पे उन्होंने वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ किया टू मेक बॉर्डन से वर्ड्स विच ही नेवर स्पोक। ओके, उसके बाद हाउ वी कैन यूज what are the ways to detect voice deep fakes? So it needs advanced technology, software, hardware to break down speech patterns, background noise and other elements। तो यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी टूल्स है, they have yet to create foolproof ways to detect audio deep fakes, which is one of the challenge। There are certain programs like Deep Trace, okay, which are helping to provide protection। Deep Trace जो है, it uses a combination of antivirus and spam filters that monitor incoming media and quarantine suspicious content। Now, with swearing in of 5 new judges, सुप्रीम कोर्ट नाउ जस्ट टू शॉर्ट ऑफ फुल स्ट्रेंथ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फुल स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, वो 34 जजेस का है, और अभी 32 जजेस दे आर ऑन द बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे देखेंगे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं चीफ जस्टिस के। राजस्थान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस PV संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट जस्टिस जस्टिस असनुद्दीन अमनुल्लाह, and Allahabad High Court Judge Justice Manoj Mishra, they have been recently appointed as the Supreme Court Judge। The next is naval variant of light combat aircraft lands on Vikrant, first aeroplane to touch down। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इंडिया का जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, which was commissioned into the Indian Navy on 2nd September 2022। तो यहाँ पे द इंडिजीनियस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट का नेवल वेरिएंट इट हैज़ लैंडेड ऑन द INS विक्रांत। ओके, so it was followed by the landing and takeoff of twin engine MiG-29K fighter jet। India's growing energy demand offers investment opportunities, so here India is going to inaugurate its India Energy Week 2023। ओके, तो यहाँ पे इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है, इट इज़ गोइंग टू रिच 11% ऑफ द टोटल ग्लोबल डिमांड विच इज़ करेंटली 5%। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं फॉर प्रमोटिंग द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वन अमंग देम इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसमें ₹1 लाख करोड़ हैज़ बीन सेटअप फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, एंड द कंट्री इज लीडिंग इन द ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस एंड इट विल रिप्लेस ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रे हाइड्रोजन है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस और मीथेन विदाउट कैप्चरिंग द ग्रीन हाउस गैसेस मेड इन द प्रोसेस। ठीक है ना, मतलब कि नेचुरल गैस से, ठीक है, या मीथेन से हमने हाइड्रोजन ऑब्टेन किया, और जो ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 जो एमिट हुआ उसको हमने कैप्चर नहीं किया। ठीक है, अगर हमने इसको कैप्चर कर लिया तो हमारा वो ब्लू कार्बन बन जाता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है कि वी ऑब्टेन ग्रीन हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इंडिया एनर्जी वीक 2023? So it is an India's first comprehensive energy event covering the entire value chain of energy sector। Okay, in its year of G20 presidency, it is designed to ensure energy security, affordability and accessibility। नाउ कमिंग टू ग्रैमी अवार्ड्स, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बियॉन्स, शी हैज़ क्रिएटेड अ रिकॉर्ड फॉर विनिंग द एमी अवार्ड फॉर द 32nd टाइम। ओके, बट द एल्बम ऑफ द ईयर प्राइज हैज़ गॉन टू ब्रिट हैरी स्टाइल्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके पहले जो सबसे ज़्यादा अवार्ड होल्डिंग का जो रिकॉर्ड था, इट वॉज हेल्ड बाई ग्योर्ग सॉल्टी विच हैज़ बीन ब्रोकन अप बाई बियॉन्स। ओके,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट शी हैज़ वन द ऑल टाइम ग्रैमी रिकॉर्ड बाय विनिंग द प्राइज फॉर बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एल्बम फॉर रेनेसेंस। उसके बाद if you will see that music composer Ricky Cage, okay, he has won his third Grammy Award for the album Divine Tides, and it is dedicated to the honor to his home country India. So he is a US born musician and he is going to share the award with Stewart Copeland, who is the drummer of the iconic British rock band The Police. अब हम स्पोर्ट्स पे आते हैं. So this one, Siddharth Sadhu, member of the Indian team, won the inaugural Under 19 Women's T20 World Cup recently. She has bagged the एमर्जिंग हीरो अवार्ड. ठीक है, तो ये एमर्जिंग हीरो अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया था. ठीक है, यहाँ पे इनको एमर्जिंग हीरो अवार्ड मिला हुआ है. उसके बाद ओलंपियन हॉकी प्लेयर डॉक्टर वीसी पेस रिसीव द अनसंग हीरो अवार्ड. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ डेली हिंदू एनालिसिस. टिल देन, हैव अ नाइस टाइम. टेक केयर. थैंक यू.